Hello everyone. Today we are going to start, we are going to continue our next topic of power plant engineering. That is, उसका जो हमने थर्ड चैप्टर जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, वो आगे का टॉपिक्स हम कवर करेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल हैंडलिंग. तो जो फ्यूल है डेट इज़ कोल, जिससे हम जिसके थ्रू हम अलग अलग एनर्जी कन्वर्ट करते रहते हैं और फाइनली हम इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं. तो वो जो फ्यूल है डेट इज़ कोल, तो उसे हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसका मतलब वो ट्रैवल कैसे करते, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, जहाँ कहाँ से लेके आते हैं, किस तरह से लेके आते हैं, कहाँ पे रखते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे. सो three types of fuels can be burned in any type of system, steam generating plant. That is solid fuel such as coal, solid fuel जैसे कि coal, liquid fuel जैसे oil, और gaseous fuel such as gas. The following factors should be considered in selecting the fuel handling system. तो फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम के लिए जो कोल हमारा है उसको हैंडल करने के लिए ये जो तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. डेट इज़ प्लांट फ्यूल रेट, प्लांट लोकेशन इन रेस्पेक्ट टू फ्यूल शिपिंग. तो फ्यूल कैसे आ रहा है, जैसे कोल कैसे आ रहा है शिप बाय मीन्स ऑफ रेल आ रहा है या बाय मीन्स ऑफ सी, डेट इज़ पानी के मदद से, या फिर दरियाई रास्ते से आ रहा है, या फिर कहीं और से आ रहा है. तो उस हिसाब से हमें वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमें उसकी जो हैंडलिंग है वो करनी चाहिए. नाउ स्टोरेज एरिया अवेलेबल, कितना हमारे पास स्टोरेज एरिया है. फ्यूल हैंडलिंग प्लांट्स नीड्स एक्स्ट्रा इंटेंशन वाइल डिज़ाइनिंग ए थर्मल पावर स्टेशन. कोई भी थर्मल पावर स्टेशन डिज़ाइन करने से पहले हमें फ्यूल को जो फ्यूल है वो उसका मतलब ध्यान रखना चाहिए कि वो उसका बहुत महत्व है इस चीज़ में, कि उस हिसाब से हम थर्मल पावर प्लांट को सेटअप करते हैं. एज ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी है उसका 50 to 60% बस इस पे ही निर्भर रहता है, परचेसिंग और हैंडलिंग पे. फ्यूल सिस्टम इज़ डिज़ाइन इन अकॉर्डेंस विद टाइप्स एंड नेचर ऑफ फ्यूल. तो फ्यूल जो सिस्टम है उसका जो टाइप रहेगा फ्यूल, जो फ्यूल सिस्टम है जो मतलब हैंडलिंग सिस्टम है उसको हम किसके हिसाब से डील करेंगे, कि एक तो फ्यूल का नेचर, वो फ्यूल कैसा है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड या गैसेस स्टेट में है, और उसका टाइप कौन सा है. ओके. सो continuously increasing demand for power at low cost needs for setting up of a high capacity power station. So मतलब अब दिन पर दिन क्या हो रहा है कि लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, या जो इलेक्ट्रिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है अब. तो उसके हिसाब से हमें ज़्यादा कैपेसिटी जो हाई कैपेसिटी पावर प्लांट हमें बनाने पड़ रहे हैं, हमें ये करने पड़े, एस्टेब्लिश करने पड़े, बिकॉज उसके अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो बड़ा प्लांट की ज़रूरत होगी. राइज इन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट फेस ए प्रॉब्लम in coal supply system for coal mines to the power station. The coal from coal mines may be transported for the following. तो जो कोयला है उसको कोयले की खदान से हम कैसे कहाँ बाई कौन से ट्रांसपोर्टेशन, कैसे हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन बाय सी और रिवर, दरियाई रास्ते से. ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, ट्रैक से. फिर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोपवेज, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन बाय कोल बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल बाय पाइपलाइन के थ्रू भी होता है. तो ये सब ट्रांसपोर्टेशंस हैं हम तरह तरह के, जो हम कोल को कोल माइन से जहाँ पे स्टोरेज या फिर जहाँ पे हमें प्लांट थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, वो सारे उसके टाइप से. रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड फ्यूल हैंडलिंग प्लांट. सो कोल हैंडलिंग प्लांट शुड नीड मिनिमम मेंटेनेंस मिनिमम होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए. उसका जो हैंडलिंग प्लांट है, कोल हैंडलिंग प्लांट है, वो डिज़ाइन में सिंपल होना चाहिए. कोल हैंडलिंग प्लांट शुड रिक्वायर लेस लेबर की कमी ज़्यादा, मशीन्स से वर्क होना चाहिए, लेबर कॉस्ट कम होना चाहिए, लेबर कम होने चाहिए. डिलीवर रिक्विसाइट क्वांटिटी ऑफ कोल, मतलब जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में
हमें मिलना चाहिए एक टाइम पे, दैट इज़ कोल प्लांट शुड बी एबल टू, कौन हैंडलिंग प्लांट, तो उसको उस जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो बेच सके वैसा कैपेबल होना चाहिए. देयर शुड बी मिनिमम वेयर इन रनिंग द इक्विपमेंट्स ड्यू टू एब्रेसिव एक्शन ऑफ द कोल पार्टिकल्स. तो कोल क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, तो उसके जो नुकीले, उसके जो पॉइंट्स एजेस होते हैं वो एकदम नुकीले होते हैं, वो जो होते हैं एजेस, तो उसके हम कॉर्नर्स जो होते हैं वो एकदम नुकीले होते हैं और एकदम शार्प होते हैं. तो उसके वजह से क्या होगा, जो भी मशीन्स हो गए वो थोड़े से टूटेंगे फूटेंगे, वेयर होगा, टीयर होगा, दिखेगा उसमें, तो वो मिनिमम होना चाहिए. तो ये सारे उसके रिक्वायरमेंट्स है. फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ कोल हैंडलिंग सिस्टम. कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं जब कोल हैंडलिंग सिस्टम हम सिलेक्ट कर रहे हो. सो हैंडलिंग मेथड शुड बी सिंपल, रिक्वायर लेस लेबर एंड मूवमेंट ऑफ कोल. तो कम से कम लेबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोल का मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि मशीन से काम होना चाहिए. हैंडलिंग शुड बी centralized to facilitate inspection and maintenance. Duplicate handling of coal should be avoided. Electrical motors should be used as a prime movers as they are reliable and flexible with heights. तो electrical motors लगाने चाहिए. Working parts must be enclosed to avoid abrasion and corrosion. और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम कोल हैंडलिंग सिस्टम में सिलेक्ट कर रहे हो. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्यूल, दैट इज़ हैंडलिंग इक्विपमेंट और डिवाइसेस. तो कौन 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 से डिवाइसेस, कौन कौन सी चीज़ें हम जब फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम में देखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं होती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं उसमें, हम इसमें देखेंगे. अनलोडिंग इक्विपमेंट, द टाइप ऑफ कोल अनलोडिंग इक्विपमेंट यूज इन पावर प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ आउट प्लांट हैंडलिंग मोड सच एज रोड्स, रेल और सी पोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट. तो जो कोल अनलोडिंग इक्विपमेंट है, मतलब जो हम जिस पे खाली करेंगे, क्या बोल सकते हैं, जो कोयला है उसे हम जिस पे खाली करेंगे, जो मतलब इक्विपमेंट होगा जिस पे हम खाली करेंगे, अनलोड करेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वो जो कोल है वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ रेल्स हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ रोड हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ सी और रिवर्स हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है. लाइफ लिफ्ट ट्रक यूज़ हाइड्रोलिक मैकेनिज्म टू डंप अ कोल इन बेंसर और ऑन कन्वेयर्स डायरेक्टली बाय फिलिंग द कंटेनर एज द बैक साइड. ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेल से उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कोल का हम अगर रेल से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे अगर रेल में तो क्या होता है, डब्बा होता है, वो पूरे जो मालगाड़ी होती है तो उसमें पूरे लाल डब्बे होते हैं. तो ऐसा नहीं होता है कि वो या आदमी उसमें जाएगा, जब वो वहाँ थर्मल पावर प्लांट पे पहुँचेगा तो लेबर उसमें से फिर गोनी गोनी उठा उठा के पटके, ऐसा कुछ नहीं होगा. वो डायरेक्टली क्या होता है कि वो जो डब्बे होते हैं, जो मालगाड़ी के जो डब्बे होते हैं, वहाँ पे नीचे आपने देखा होगा कि एक डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं. तो दरवाजे को वो लोग ओपन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ऐसा साइड में से कोल निकल जाएगा. सो तो वो बहुत इजी वे है कोल को अनलोडिंग करने का. और फिर जैसे कि अब ट्रक एक हो गया, तो ट्रक अगर ट्रक के बाय मीन्स ऑफ रोड आ रहा है तो ट्रक के थ्रू, तो ट्रक में तो हाइड्रोलिक का सिस्टम होता ही है, तो उसके मदद से वो क्या कर सकता है, वो पूरे पीछे जो जिसमें कोल लोडेड रहेगा वो उसको ऐसा उठा देगा. और उसके वजह से क्या हो सकता है, जैसे एक मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिफ्ट ट्रक विथ स्कूप. तो इसके मदद से क्या हो जाएगा कि हमारा जो इजीली अनलोडेड हो जाएगा. ये हो गया बाय मीन्स ऑफ रोड्स. और बाय मीन्स ऑफ सी में क्या होता है, सी जो होते हैं तो उसमें जब जब ट्रांसपोर्टेशन अगर कोल का बाय मीन्स ऑफ सीज और रिवर्स के थ्रू होता है, तो जो कोल से वो कैसे अनलोड किए जाते हैं, वो उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं. बाई कन्वेयर्स के मदद से भी हो सकता है. और फिर कोई कोई शिप खुद ऐसी होती हैं जो खुद ही अनलोड कर देती हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे कैसे अनलोड कर देते हैं खुद. कोई नीचे से गेट होता है तो वो खोल देते हैं, तो सेल्फ अनलोडेड है. और शिप भी कुछ ऐसे ही होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही पार्ट, ऐसा ही टाइप होता है.
सो आपको समझ में आ गया कि अनलोडिंग इक्विपमेंट क्या क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि किस पे कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। देन कोल प्रिपरेशन इक्विपमेंट, कोल को बनाना प्रिपरेशन प्लांट इज़ यूजुअली लोकेटेड नियर द प्लांट, दैट इज़ पहला है क्रशर। तो क्रशर में क्या होगा कि जो कोल है, द कोल आर नेसेसरी टू प्रिपेयर कोल फॉर रिक्वायर्ड साइज ऑफ बाय क्रशिंग द कैपेसिटी ऑफ कोल क्रशर कैन बी। तो जो क्रशर है मतलब कोल क्या होता है, अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो उसे क्रश करना मतलब टुकड़ों में करना, एक प्रॉपर साइज़ में, एक प्रॉपर साइज़ में करना, तो वो उसको बोलते हैं हम क्रशर। हम लोग ये जो कोल प्रिपरेशन इक्विपमेंट में पहला है क्रशर की, हम उसके क्या करते हैं, पहले उसको क्रश कर देते हैं ताकि वो हर एक या जो जितने भी कोल है वो पर्टिकुलर साइज़ में आ जाए। साइज़र, द साइज़र आर यूज टू सेपरेट द साइज़ एंड अनसाइज्ड कोल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हर कोल एक जैसा साइज़ नहीं हो पाता है, तो जो अनसाइज्ड कोल है, जो मतलब हम चाहते हैं वैसा कोल साइज़ नहीं हुआ है, तो उसको क्या वो करेगा, वो सेपरेट कर देगा। साइज़र क्या करेगा, उस चीज़ को सेपरेट करेगा और उसे वापस वो क्रशर में डाल देगा ताकि वो वापस से अच्छे से साइज़ में आ जाए। ड्रायर्स, ड्रायर्स क्या करेगा कि जो द साइज कोल इस पास, जो अभी साइज़र में से जो कोल प्रॉपरली साइज्ड है, जो जितना डिज़ायर्ड अमाउंट का साइज़ चाहिए उतना है, तो वो साइज्ड कोल जो है वो अब आएगा इसमें ड्रायर्स में। तो उस पे जो उसको सुखाया जाता है, जैसे वो पहले पहले कैसा रहता है, एकदम गीला रहता है और चिपचिपा रहता है, तो उसे क्या करते हैं, एकदम सुखाया जाता है बाय मीन्स ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। हॉट फ्लू गैसेस उस पर ब्लो करके उसे सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। देन मैग्नेटिक सेपरेटर्स, the impurities like iron filling metal scraps is removed from coal by magnetic separators dumps by another conveyor into rejector। that is magnetic separators क्या करेगा कि जो भी impurities है कोल के अलावा उसमें और कोई impurities नहीं होने चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो impurities रहती हैं, हाँ, तो उस impurities को क्या करते हैं, उसमें से सेपरेट कर देते हैं। दैट इज़ अ मैग्नेटिक सेपरेटर के थ्रू हम क्या करेंगे, उस कोल को पूरी तरह एकदम प्योर कोल बना देंगे और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेपरेट करके बाहर निकाल देंगे। द कोल इज़ नाउ फिल्ड इन द बकेट्स एलिवेटर्स एंड इज ट्रांसफर्ड टू स्टोरेज हॉपर फॉर स्टोरेज फर्दर यूज इन कंबशन चैम्बर। तो जो अब जो कोल हमें निकल गया है, एकदम प्योर कोल मिल गया है, एकदम वेल साइज में और वेल पूरी तरह ड्राई हुआ हुआ और एकदम थोड़ी भी इम्प्योरिटीज़ नहीं, एकदम प्योर है, तो वो जो कोल मिलेगा उसे अब हम एलिवेटर की बकेट एलिवेटर की मदद से फिर हम स्टोरेज रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है और फर्दर उसका कंबशन हो जाता है कंबशन चैम्बर में, जहाँ पे वहाँ पे जो प्रोसेस चालू, बॉयलर की प्रोसेस जो चालू हो जाती है वो फर्दर। नाउ इक्विपमेंट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल, तो ऐसे इक्विपमेंट जो ट्रांसपोर्ट कोल को जैसे मैंने बताया कि क्रशर से साइज़र में गया, साइज़र से ड्रायर में गया, तो ये ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी उठा के डाल रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो उसका एक मशीन होती है, उस पर वो जो कोल है उसको वो ले जाएगा और फिर अलग अलग प्रोसेस उस पर होंगे। तो वो जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, तो उसमें अलग कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि बेल्ट कन्वेयर हुआ, स्क्रू कन्वेयर हुआ, बकेट एलिवेटर्स, ग्रैब बकेट एलिवेटर्स, स्किप होर्स, तो ये सारे टाइप्स है। ओके, टू ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। नेक्स्ट हमारा देखते हैं लेआउट ऑफ अ कोल हैंडलिंग और स्टेज इन कोल हैंडलिंग। तो ये लेआउट है, जैसे कोल डिलीवरी हुआ, पहले तो थर्मल पावर प्लांट में आया, उसका फिर अनलोडिंग हुआ, फिर प्रिपरेशन मतलब कोल को जो हमने पढ़ा उसको क्रश किया, क्रशर में क्रश किया, फिर उसे प्रॉपर साइजिंग में डाला, फिर ड्राई किया, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन किया, तो वो सारे आगे प्रिपरेशन में। फिर ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसपोर्ट मोड हो गया, फिर आउटडोर स्टोरेज में डाल दिया, कवर्ड स्टोरेज, इम्प्लांट हैंडलिंग, वेइंग एंड मेजरिंग, फर्नेस फायरिंग। एंडली क्या होएगा, वो फर्नेस में मतलब कंबशन चैम्बर में फायर हो जाएगा। तो कोल डिलीवरी, तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने पहले आपको बताए वही सारे पॉइंट्स है, फिर भी मैं आपको एक बार रेट आउट करके बता देता हूँ। कोल डिलीवरी फ्रॉम द सप्लाई पॉइंट, द कोल में बी डिलीवर्ड टू पावर स्टेशन थ्रू रेल्स, रोड्स एंड रिवर्स, जैसे मैंने बताया। बहुत सारे चीज़ों से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, रेल बाय मीन्स ऑफ रेल्स, रोड्स और
रिवर और सी, ठीक है। प्लांट्स सिचुएटेड नियर द रिवर सी में मेक यूज़ ऑफ नेविगेशन फैसिलिटीज़। तो जो सी और रिवर के पास में है वो क्या कर सकते हैं, नेविगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जो सी और रिवर्स के पास में नहीं हैं तो उनका वो नेविगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। मे बी सप्लाइड कोल आइदर बाय रेल और ट्रक्स, तो उसको उनको कौन सा फिर ट्रांसपोर्टेशन अपनाना पड़ेगा, डेट इज़ रोड या रोड का या फिर रेल का, दैट इज़ रेल और ट्रक्स। Transportation by trucks is usually used in the following cases. The coal mines are not far off. तो ट्रांसपोर्टेशन अगर ट्रक का देखें तो तभी ट्रक का तभी यूज़ करते हैं जब कोल माइंस, मतलब अगर जो कोयले की खदान है, अगर थर्मल पावर प्लांट से कोयले की खदान ज़्यादा दूर ना हो तो हम लोग ट्रक का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द नेसेसरी रेलवे फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। और दूसरी बात, ट्रक का हम तब यूज़ करते हैं जब वहाँ पे रेलवेज़ की कोई सुविधा ना हो, जहाँ पे रेलवे फैसिलिटीज़ ना हो। ऑब्वियस है, अगर रेलवे फैसिलिटीज़ नहीं है और सी और रिवर से भी दूर है तो हमें बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डेट इज़ ट्रक। Unloading, the type of coal unloading equipment used in the plants depends upon the type of outloading out plant handling mode as तो वो डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कहाँ पे है उसका और उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। If coal is delivered by trucks, there is no need of unloading device as the trucks may dump the coal in the outdoor storage। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में कि जो ये ट्रक है वो कैसे अपने आप अनलोड कर रहा है बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इन दिस लिफ्ट ट्रक विथ स्कूप। ओके, व्हेन द कोल इज़ ट्रांसपोर्ट बाय सी द अनलोडिंग इक्विपमेंट नॉर्मली यूज्ड एज अ गिवन बिलो। तो जो जब सी से हम ट्रांसपोर्टेशंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तब कौन कौन से जो अनलोडिंग कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ पोर्टेबल कन्वेयर्स का यूज़ करते हैं, कोल एस्केलेटर्स, कोल टावर्स, अनलोडिंग ब्रिजेस और सेल्फ अनलोडिंग बोट। तो कुछ बोट तो ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ अनलोडिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने बताया प्रिपरेशन में ब्रेकर्स, क्रशर्स, ड्रायर्स, मैग्नेटिक सेपरेटर्स, तो ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। फिर ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, बाय मीन्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर्स, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है। नेक्स्ट हम एक एक कभी देखेंगे, कुछ टॉपिक है। बेल्ट कन्वेयर। ओके, सो बेल्ट कन्वेयर क्या होता है? अ बेल्ट कन्वेयर इज़ वेरी सुटेबल मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ अ कोल ओवर लार्ज डिस्टेंस। तो ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कन्वेयर है, जो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेट इज़ बेल्ट कन्वेयर है। इसके क्या इजीली इसमें से हो जाता है। बेल्ट कन्वेयर कंसिस्ट ऑफ एन एंडलेस बेल्ट मेड ऑफ रबर कैनवास। तो इसका जो ऊपर का जो बेल्ट रहता है वो किससे बना रहता है? रबर कैनवास से। रनिंग ओवर ए पेयर ऑफ एंड ड्रम्स, दो ड्रम लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली। तो यहाँ पे जो दो ड्रम लगे हुए हैं ऑफ पुलीज आर सपोर्टेड बाय द सीरीज ऑफ रोलर्स। किससे सपोर्ट किए गए हैं? रोलर से सपोर्ट किए गए हैं, ऑल्सो नोन एज इडलर्स। देन प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल। तो ये जो है इडलर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। तो ये क्या होता है? एक रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे हर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हम इसे प्रोवाइड करते हैं ताकि इसमें जो भी हम बेल्ट है वो स्मूथली मूव करे। द रिटर्न इडलर्स आर प्लेन रोलर्स। जो नीचे के जो इडलर्स हैं उसको बोलते प्लेन रोलर्स रहते हैं, वो एकदम प्लेन रहते हैं। विच आर स्पेस्ड वाइड अपार्ट, दे आर यूज टू सपोर्ट द एम्प्टी बेल्ट। तो वो किस लिए सब यूज़ होते हैं? जो एम्प्टी, जब वो खाली करके जो बेल्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो बेल्ट है यहाँ से कैरी कर रहा है कोल को और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके और यहाँ पे और यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे मतलब ओवर एंड डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब जो कोल है यहाँ पे खाली हो जाएगा और फिर ये जो बेल्ट है फिर नीचे की तरफ से रोल होके वापस आ जाएगा। तो एकदम ये बहुत ही सिंपल सा है बेल्ट कन्वेयर। इसमें दो तीन क्या क्या पार्ट्स है, इक्विपमेंट्स है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। स्मूथ एंड क्लीन ऑपरेशन एकदम स्मूथ एंड क्लीन होता है। मिनिमम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इतने कुछ मैकेनिकल पार्ट्स इसमें है नहीं, बहुत हैवी मैकेनिकल पार्ट्स है नहीं, तो इसके वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी
लो रहेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ बेल्ट कन्वेयर, तो नॉट सूटेबल फॉर ग्रेट हाइट्स एंड शॉर्ट डिस्टेंस। तो अगर छोटे छोटे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए तो ये काम नहीं आएगा। और ज़्यादा हाइट है अगर आपका जो अनलोडिंग जहाँ से हो रहा है, तो अगर ज़्यादा हाइट है तो वो ये क्या हो जाएगा, बेल्ट कन्वेयर्स यूज़ नहीं कर सकते। देन स्क्रू कन्वेयर। तो स्क्रू कन्वेयर कैसा होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्क्रू कन्वेयर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक शाफ्ट लगा होता है बीच में और यहाँ पे स्क्रू लगी होती है, स्क्रू। ओके, यहाँ पे आगे एक ड्राइविंग मैकेनिज़्म होता है जहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं, और बॉल बेयरिंग यहाँ पे होते हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ से यहाँ पे कोल आपको देखने को मिलेगा, और ये जो बाहर का पार्ट्स है उसको बोलते हैं हम हाउसिंग। देन इसमें क्या होता है, जैसे ही हम पावर सप्लाई करते हैं इसको, तो ये क्या होता है, ये ड्राइविंग मैकेनिज़्म, मतलब जो ड्राइविंग मैकेनिज़्म है वो वहाँ से क्या होगा कि ड्राइव होना चालू हो जाएगा, वहाँ से चालू हो जाएगा। और चालू होने की मदद से क्या हो जाएगा, कोल जो है वो इसमें इन होगा। इन होने के बाद क्या होगा कि ये जैसे जैसे स्क्रू रोटेट होके जाएगा वैसे वैसे वो भी कोल क्या होगा, स्क्रू के साथ साथ रोटेट होते जाएगा, और फाइनली यहाँ पे जो कोल आउट लिखा है वहाँ पे डिस्पैच हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इसका जो स्पीड है वो 70 टू 120 आरपीएम, डेट इज़ रिवोल्यूशन पर मिनट। डायमीटर कितना है रहता है इसका, दैट इज़ ये जो डायमीटर है वो 15 टू 60 सेंटीमीटर है। देन मैक्सिमम कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी ले सकता है, 125 टन्स पर आवर, 1 घंटे में 125 टन्स ये लोड कैरी कर सकता है। और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मिनिमम स्पेस, इनिशियल कॉस्ट इज़ लो, कोल ट्रांसफ़र बिटवीन स्मॉल डिस्टेंस, जो छोटे डिस्टेंस होते हैं उसमें ये जो स्क्रू कन्वेयर है इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते। पावर कंजप्शन इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हम ड्रैग कर रहे हैं कोल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है हमारा वी बकेट एलिवेटर। सो ये भी बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कोल आ रहा है, एक साइड से कोल आ रहा है, दूसरे साइड से कोल जा रहा है, और बीच में ये जो बकेट्स लगे हैं, यहाँ पे बीच में जो है वो बकेट्स लगे हुए हैं। तो क्या होगा, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कोल इन हो रहा है तो बकेट में भर रहा है, और बकेट भर रहा है, फिर ये बकेट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो बंद हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आके डिस्चार्ज होगा। तो आप बोलेंगे डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, तो ये बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे ये रोलर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेल्ट जब घूमेगा, जब ये जो बेल्ट है तो वो जब घूमेगा, यहाँ से रोटेट होगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से क्या होगा, वो जो बकेट है वो खुलेगा और वहाँ से कोल यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है वी बकेट एलिवेटर। इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि लेस पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट। द कोल को क्या कर रहे हैं, हम ड्रैग नहीं कर रहे, कोल को कैरी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो यहाँ पे पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोल कैन बी डिस्चार्ज एट एलिवेटेड स्पेस, लेस फ्लोर एरिया इज़ रिक्वायर्ड, फ्लोर एरिया भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बकेट, इट्स कैपेसिटी इज़ लिमिटेड एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज कैपेसिटी स्टेशन। तो जो ज़्यादा कैपेसिटी पे ये हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज बकेट का उतना ही रेंज रहता है, तो हम इसको जो हाई कैपेसिटी है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब बकेट कन्वेयर। तो ये तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रेन है और यहाँ पे ग्रैब बकेट है। ग्रैब बकेट में ऑलरेडी क्या होगा कि जो कोल्स है वो पहले से रहेंगे, तो हमें क्या करना है, बस एक क्रेन की मदद से इसको ग्रैब बकेट को उठाना है और एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे रखना है वहाँ पे हम रख सकते हैं। सो इसके भी एडवांटेजेस ऑफ ग्रैब बकेट कन्वेयर है। तो इसके भी एडवांटेजेस है, दैट इज़ लेस रनिंग कॉस्ट कम है। इट कैन बी यूज टू द लोकेशन वेयर अदर टाइप्स ऑफ कन्वेयर कैन बी यूज। डिसएडवांटेजेस,
इसके हाई इनिशियल कॉस्ट है क्योंकि क्रेन यूज़ कर रहा है, और क्रेन यूज़ कर रहा है मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स होगा वो ज़्यादा लगेगा, दैट इज़ इनिशियल कॉस्ट हाई रहेगा। यूज़ ऑफ ग्रेविटी कन्वेयर्स फॉर ट्रांसफरिंग द कोल इज़ जस्टिफाई ओनली व्हेन द तो ये कभी हम यूज़ करते हैं जब हम दूसरा कुछ नहीं यूज़ कर सकते, जैसे बेल्ट कन्वेयर या फिर स्क्रू कन्वेयर, या ये हम जब नहीं यूज़ कर सकते, हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे एक और टाइप है पिवोट बकेट कन्वेयर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट एक बार फिर भी हम रीड कर लेते हैं और इसे समझ लेते हैं क्या है। दिस कन्वेयर कंसिस्ट ऑफ अ मेलेबल आयरन बकेट सस्पेंडेड बाय पिवोट मिडवे बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ टू एंडलेस चेन्स विच आर ड्रिवन बाय द मोटर। तो ये कन्वेयर में ये कन्वेयर जो होता है इसमें क्या हो रहता है, मेलेबल आयरन बकेट्स रहते हैं, आयरन के बकेट्स रहते हैं सस्पेंडेड बाय पिवोट मिडवे बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ टू एंडलेस चेन्स। तो दो चेन होते हैं उसके बीच में, ये जो बकेट्स है वो लगे रहते हैं, विच आर ड्रिवन बाय द मोटर। इसको और जो चेन है उससे हम किससे रोटेट करते हैं, मोटर के थ्रू लोकेटेड एट सम कन्वीनियंट पॉइंट यूजुअली एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल राइज। While traveling horizontally, buckets maintain their position due to gravity and supports the joints. तो जब वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हैं तब बकेट्स क्या करते हैं, मेंटेन देयर वो अपना पोजीशन, मतलब यहाँ पे इधर उधर नहीं होते, वो अपना पोजीशन एकदम बराबर रखते हैं जब हॉरिजॉन्टल फ्लो करते हैं, बिकॉज तभी क्या लगता है उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उसकी वजह से वो अपना जो पोजीशन है वो एकदम सही से रखते हैं एंड सपोर्ट, और जो जॉइंट्स है उसको सपोर्ट देते हैं। द कन्वेयर इज़ लोडेड बाय पासिंग बिलो अ क्रशर इज़ लोडेड। तो जो कन्वेयर है उसको इज़ लोडेड बाय पासिंग बिलो है क्रशर। तो क्रशर के नीचे से उसको क्या कर सकते हैं, क्रशर में डाल देते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, वो लोडेड, वो जो कन्वेयर है वो लोड में आ जाएगा। द कोल इज़ चार्ज इनटू द बंकर बाय द ट्रिपर डिवाइस। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, हाई कैपेसिटी है, लेस फ्लो रिक्वायरमेंट और हाई इनिशियल कॉस्ट रहेगा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो ये इन प्लांट हैंडलिंग ऑफ फ्यूल और आगे के जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।